अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सबको खैरियत से होंगे। अच्छा ना स्टूडेंट्स, हम जो सीरीज लेकर चल रहे थे जिसमें हमने पहले 6 चैप्टर्स के एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए थे, तो आज हम चैप्टर 7 को डिस्कस करते हैं और इस तरह करके हमारी जो सीरीज है ये कंप्लीट हो जाएगी। देखो ये जो एमसीक्यूज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वो एमसीक्यूज हैं जो कई दफा बोर्ड्स के पेपर में आए हुए हैं। आपको किसी भी बोर्ड से तल्लक रखते हैं, आपका अगर आप ये सारे एमसीक्यूज कर ले तो जो A+ पे गिवन है तो आपका कोई एमसीक्यूज भी रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि सब इन्हीं में से ही आते हैं। अगर हो सकता है इनसे बाइट से आ जाए, लेकिन कंसेप्ट यही होगा। हो सकता है वैल्यूज चेंज हो जाए, अगर वैल्यूज चेंज हो जाए फिर बंदा खुद से भी कर लेता है, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो आपने मेन चीज क्या करनी होती है, कंसेप्ट क्लियर करना होता है। तो वो अब तक हमारे पास चैप्टर 6 तक वो सारी वीडियोस मैं डिलीवर कर चुका हूं, तो वो अगर आपने सारी देख ली है तो उम्मीद है आपके वो जो सारे कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुके होंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 7। अब देखो चैप्टर 7 में हमारे पास क्या है, उसके जो एमसीक्यूज नंबर 1 है उसमें वो कहता है यूनिट वेक्टर वो वेक्टर। अब देखो एक चीज आपने याद रखनी है, जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडिंग अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब देखो हमारे पास ये वेक्टर था, तो अब हमने इसको क्या, ये वेक्टर है हमारे पास, अब उसी वेक्टर को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब मैग्नीट्यूड को कैसे शो करते हैं वो हमें पता है कि उसके ऊपर हम ये यू करके मॉड लगा देते हैं, वो उसका मैग्नीट्यूड बन जाता है। तो डिवाइडिंग अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये जो चीज ये क्या शो करेगी हमारे पास, यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया, तो ये इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास ए है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को हम और भी बहुत से नाम है जिसमें हमारे पास जो क्वेश्चन ये ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो उनमें एक हमारे पास है नॉर्म। मैग्नीट्यूड को हम नॉर्म भी कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है। ठीक हो गया, तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ। अब देखो वही चीज होगी, हमने अब यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारे पास, डिवाइडिंग अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब ये वेक्टर है हमारे पास, अब हमने इसी के मैग्नीट्यूड से इसे डिवाइड करना है। और मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं, अब जो i के साथ होगा यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस जो j के साथ होगा, ये भी हमारे पास यूनिट वेक्टर ही है ना, तो ये -1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5√। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको जब इस वेक्टर को हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे और यही चीज हमारे पास इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास हम डिस्कस कर लेते हैं एमसीक्यू नंबर 5। इसमें कहते हैं हमारे पास P एक पॉइंट दिया हुआ है और Q भी एक पॉइंट दिया हुआ है। ठीक हो गया, और हमने PQ निकालना है। PQ देखो हम अभी क्या होता है हमारे पास, ये होता है कि हमने क्या करना होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। जब हम इस तरह करते हैं तो हमारे पास ये PQ निकल आता है। ठीक हो गया, यानी कि पहले Q को डिस्कस करेंगे फिर P को, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ Q हमारे पास पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तो A2 माइनस A1 के साथ हम I लिख देंगे और उसके बाद B2 माइनस B1 और इसके साथ हम J लिख देंगे, और इस तरह करके हमारे पास ये जो PQ है वो आ जाएगा। ठीक हो गया, तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी इसी से मिलता जुलता है, ये देख ले आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा इससे। P हमारे पास एक पॉइंट है 2,3 और Q हमारे पास पॉइंट है 6,-2। तो जब हम इसको P को निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, यानी कि 6-2 कर देंगे और इसके साथ I लिख देंगे, -2 -3 कर देंगे और इसके साथ J लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 4I 5J, और ये हमारे पास जो ऑप्शन है C वाला इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा। तो उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं एमसीक्यू नंबर 7। उसमें हमारे पास एक वेक्टर है, उसमें I, J और K 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड का वही तरीका है जिस तरह हमने यहाँ पे निकाला कि जो I के साथ है उसका स्क्वायर, जो J के साथ है उसका स्क्वायर और जो K के साथ है उसका स्क्वायर करेंगे। तो J जो √5 है इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, बाकी इधर 2 2 4 हो गया, 4 4 16, और अंडर जब 2 से कैंसिल हो तो बाकी 5 रह गया, बाकी अंडर एज इट इज, तो ये हमारे पास 25 अंडर रह जाएगा और इसका जो आंसर है वो हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि ये 8 है, इसका भी हमने मैग्नीट्यूड निकालना, तो ये सेम इसी तरह है, आप इसका 2 का स्क्वायर कर दो प्लस 3 का स्क्वायर कर दो प्लस 1 का अंडर रूट ले लो, तो ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9 है, हमको कहता है कि यूनिट वेक्टर ऑफ दिस। अब इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये भी सेम जिस तरह हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारे पास वेक्टर है, इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें तो वो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये 4 + 1 5 आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक हो गया, सॉरी इधर हमारे पास यूनिट वेक्टर ऑफ दिस, हमने यूनिट वेक्टर निकालना है तो ये अंडर रूट 5 आएगा। ठीक हो गया, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 1। अब देखो कोई भी एक वेक्टर है जब उसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। ये जो यूनिट वेक्टर होता है हम डिस्कस कर ले, डिवाइडिंग अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इस सब की जो हम अगर इसकी मैग्नीट्यूड निकाल ले तो उसकी मैग्नीट्यूड भी हमारे पास 1 ही होती है, इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक हो गया, यूनिट मतलब नेम से ही शो हो रहा है ना, यूनिट 1 को ही कहते हैं।
तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि हमारे पास एक u दिया हुआ है और एक v दिया हुआ है और उन्होंने कहा है कि हमने x फाइंड करना है। ठीक हो गया, x की वैल्यू फाइंड करनी है और u और v जो है वो परपेंडिकुलर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन दे दी उन्होंने और ये एमसीक्यू कई दफा पेपर में आ भी चुका है। तो ये समझ लें कि ये अगर वैल्यूज चेंज भी कर दे तो ये पेपर में आपने कैसे करना है। अब एक चीज गिवन है कि u और v जो है वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। देखो अगर वो परपेंडिकुलर है तो इसका क्या मतलब है कि उसके अंदर दरमियान जो एंगल है वो कितना होगा, वो हमारे पास 90 होगा, क्योंकि जब हमारे पास परपेंडिकुलर कोई चीज होती है तो उसमें जो एंगल होता है वो हमारे पास 90 होता है। तो अगर हम 90 होता है तो अगर हम u डॉट v लगाएं तो वो हमारे पास u डॉट, ये इसका मैग्नीट्यूड u का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला है आपने पढ़ा होगा, u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड और इसका cos थीटा आ जाएगा। अब क्योंकि थीटा तो हमारे पास इधर 90 है, ठीक है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो cos 90 0 होता है, ये सारी टर्म जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगी। तो बाकी हमारे पास u डॉट v रह जाएगा। अब हमने क्या करना है, u की वैल्यू, u की जगह u की वैल्यू लिख दी और v की जगह v की वैल्यू लिख दी और ये इज इक्वल टू है 0 के। अब हमने क्या करना है, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। जब भी हमने u और v यानी कि दो पोजीशन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना होता है, वेक्टर्स को सॉरी, तो अब हमारे पास क्या होता है कि i जो पोजीशन वेक्टर है उसको सेम पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि i को i से करेंगे, j को j से करेंगे और k को k से करेंगे। ठीक हो गया, तो अब आ जाएगा हमारे पास 2 2 4 और ये 6 4 24। तो इसे जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास, इधर हमारे पास 24 प्लस 4 28 आ जाएगा और इधर जाकर ये माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7x इज इक्वल टू -28। तो x जो है वो हमारे पास -4 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इधर कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि हमने इधर डॉट प्रोडक्ट यूज किया, हालांकि क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं कि आप डॉट प्रोडक्ट यूज करें या क्रॉस प्रोडक्ट यूज करें, मींस से हम sin थीटा वाला भी फार्मूला यूज कर सकते थे, लेकिन वो हमने नहीं करना क्योंकि इधर हमारे पास फिर एक डायरेक्शन भी आ जानी थी, जिस तरह ये n करके, तो ये वो यानी कि नहीं करना चाहिए इस तरह। तो ये हमारे पास इस तरह आसान मेथड यही है कि आप जब भी इस तरह की कोई चीज आ जाए कि ये दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं और x की वैल्यू निकालनी, तो आपने हमेशा ये याद रखना है कि आपने डॉट प्रोडक्ट यूज करना है। ठीक हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 12 में, इसमें वो कहते हैं हमारे पास a और b आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड विद a डॉट b इक्वल्स। अब देखो इसमें वो क्या कहना चाह रहा है, ये जो a और b ये दो वेक्टर्स हैं और वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। मींस टू से अगर हमारे पास एक ये वेक्टर है, ये है हमारे पास a वेक्टर और ये है हमारे पास b वेक्टर, दोनों ऑपोजिट हैं, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा भला, एंगल होगा हमारे पास 180। यही चीज वो कहना चाह रहा है। तो फिर वो कहते हैं कि a डॉट b अगर हम उन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या होगा, हम अभी देख लेते हैं। तो a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा हो जाएगा। ठीक हो गया। आप ये इसका मैग्नीट्यूड होता है, तो बेशक आप इसको ऊपर मॉड लगा लेंगे, इसको यू सिंपल लिख लें, एक ही बात है। तो अब ये आ जाएगा हमारे पास cos 180। ठीक है, क्योंकि थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा 180, क्योंकि दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। अब हमारे पास cos 180 किसके इक्वल होता है, आप कैलकुलेटर से चेक करें, वो होता है हमारे पास -1 के। ठीक हो गया। तो अब इधर -1 पुट करें तो वो आ जाएगा हमारे पास -ab। ठीक हो गया। तो यही हमारे पास आंसर है कि a डॉट b का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। कब, जब वो हमारे पास ऑपोजिटली डायरेक्टेड होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 13 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, ये आपने फिजिक्स में पार्ट 1 में भी डिस्कस किया होगा, लेकिन खैर आपने पार्ट 1 में इतनी पढ़ी नहीं है, तो अब ये हम इधर डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे लेकर चलना है। अब देखो इसमें वो कहता है कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है। अगर वो दोनों इक्वल है तो वो कौन से एंगल पे इक्वल होंगे, ये हमने इन्हें बताना है। तो अब देखो अगर हम इन्हें सिंपल यूज करें, ये आ जाएगा हमारे पास ab cos थीटा और ये आ जाएगा हमारे पास ab sin थीटा, और साथ में डायरेक्शन भी होती है, लेकिन इधर डायरेक्शन नहीं लिखनी। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो जब मैग्नीट्यूड में हम कभी भी ये sin थीटा के साथ डायरेक्शन यूज नहीं करते, ये भी माइंड में रखिएगा। तो अब क्या होगा, हमारे पास ab से ab कैंसिल आउट हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा हो जाएगा। अब देखो कि cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, ये दोनों इक्वल कब होते हैं, आपने वो मैथ में एक टेबल पढ़ा होगा, उसमें सारी वैल्यूज होती हैं। तो हमारे पास थीटा जब 45 होता है तो cos 45 और sin 45 ये भी हमारे पास 1/√2 हो जाता है, ये भी हमारे पास 1/√2 हो जाता है। तो मींस टू से हमारे पास थीटा जब 45 होगा तब हमारे पास ये दोनों cos थीटा और sin थीटा इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल है तो मींस टू से दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो भी इक्वल होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 45 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि हमारे पास उन्होंने दो वेक्टर्स दिए हुए i डॉट k। अब वो कहते हैं कि इन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या होगा। अब देखिए कि एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो या तो 1 होगा या 0 होगा, बस और कुछ नहीं होगा। या 1 होगा या फिर
0 होगा। लेकिन अगर हम इधर क्रॉस होता तो फिर इसका मतलब है कि या तो उसका आई जे के ही आंसर आना था 1 या 0 नहीं आना था। ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर हमारे पास 1 या 0 आएगा। जब यूनिट वेक्टर जिस तरह हमारे पास आई और के है तो इसका आंसर हमारे पास 0 आएगा, 0 या 1। और अगर क्रॉस है तो हमारे पास फिर क्या आएगा, हमारे पास आई जे के में कुछ ये आगे हम डिस्कस करते हैं जब एमसीक्यूज आएंगे। तो इसमें हमारे पास है कि एक यूनिट वेक्टर दिया हुआ है आई और एक यूनिट वेक्टर दिया हुआ है के। अब देखो आई और के है तो इनके जब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है तो अभी देखो इनमें कौन कितना एंगल बन रहा है, तो ये तकरीबन हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है। तो ये आ जाएगा हमारे पास आई के cos 90 हमारे पास 0 होता है तो ये सारी टर्म जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगी। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा जो होता है ये किसके इक्वल होता है। तो देखो ये हमारे पास होता है डायरेक्शन कोसाइंस। इसमें हमारे पास ये जो अल्फा बीटा और गामा होता है इसे कहते हैं डायरेक्शन एंगल्स, और cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा और cos ये जो होते हैं हमारे पास इसे कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो जब इन सब को हम सम करते हैं तो इसका आंसर 1 आना चाहिए। ये भी हमारे पास बुक का एक थ्योरम है, उसकी ये स्टेटमेंट है। तो आपने बस ये याद रखना है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा जो है हमारे पास वो 1 के इक्वल होता है। उसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ ए, हमारे पास एक कोई भी वेक्टर दिया हुआ है ये अलोंग बी। अब हमने क्या करना है कि प्रोजेक्शन इस वेक्टर की प्रोजेक्शन इसके अलोंग चेक करनी है। तो अब इसका फार्मूला क्या होगा, फार्मूला ये होगा कि जितने भी वेक्टर आपको दिए हुए हैं आपने उन सबको मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइडेड बाय आपने किससे डिवाइड करना है, जो इसके अलोंग होगा। ये आपने यहां से माइंड में रखना है, जिसके अलोंग होगा उसी के मैग्नीट्यूड से आपने डिवाइड कर देना है। ठीक हो गया। अब इधर बी के अलोंग है तो आपने बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, सिंपल हो गया। अब देखो इधर एक और चीज आई है और के है, इधर जे है और के है। जब मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने इधर भी बात की कि आई को आई से, जे को जे से और के को के से करते हैं। तो इधर जब हम आई को आई से करेंगे, इधर तो आई है ही नहीं, मतलब इधर 0 आई है तो ये 0 हो जाएगा। इधर जे नहीं है, इधर जे है तो ये भी 0 हो जाएगा। और इधर के को के से करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। और ये माइनस प्लस माइनस माइनस 1 ओवर अंडर। अब इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने का भी हम मेथड कई दफा डिस्कस कर चुके हैं, जिस तरह यहाँ पर भी किया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास √2 आ जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास -1 ओवर √2 आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास एमसीक्यू नंबर 17 है, उसमें कहते हैं कि हमारे पास जो ये हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, वेक्टर्स हैं, उनका जब हम प्रोडक्ट सेम इसी तरह है और उसकी हमने प्रोजेक्शन ए की निकालनी है अलोंग बी। तो जब हम अलोंग बी निकालेंगे तो बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे और ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास 18 है, उसमें वो कहते हैं कि हमने ए डॉट बी फाइंड करना है। जब हमारे पास ए डॉट बी यानी कि ए और बी हमारे पास वेक्टर्स हैं और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। अब देखो अगर वो परपेंडिकुलर है तो उनके दरमियान एंगल कौन सा होगा, हमारे पास 90। अब देखो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी cos थीटा क्योंकि डॉट है तो, और हमारे पास cos 90 जो है वो इक्वल टू 0 होता है। तो मीन्स टू से ये सारी टर्म जो है ये इक्वल टू हमारे पास 0 हो जाएगी। अच्छा उसके बाद है हमारे पास 19 में वो कहते हैं हमारे पास u इज इक्वल टू दिस है और v इज इक्वल टू दिस है। अब कहते हैं हमारे पास u और v आपस में परपेंडिकुलर है और हमने अल्फा फाइंड करना है। ये भी सेम वैसे ही होगा जैसे हमने अभी तक क्वेश्चन पीछे किए हुए हैं कि अब हमने अल्फा फाइंड करना है, वो परपेंडिकुलर है। अगर वो परपेंडिकुलर है जिस तरह हमने इधर डिस्कस किया कि हमारे पास a डॉट v इज इक्वल टू 0 है तो u डॉट v भी हमारे पास इक्वल टू 0 होगा। जब हम u और v की जगह उसके वेक्टर्स लिखेंगे और उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो जब हमने उन्हें मल्टीप्लाई करना है तो हम i को i से, j को j से और k को k से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 अल्फा और इधर से हमारे पास आ जाएगा हमारे पास सिंपल अल्फा और इधर आ जाएगा हमारे पास -4। ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0। अब ये 3 अल्फा -4 इज इक्वल टू 0 और अल्फा इज इक्वल टू 4/3। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है 20 में कहते हैं हमारे पास डायरेक्शन एंगल्स ऑफ सिंगल वेक्टर जो हमारे पास। अब देखो अब वो उसने नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि 3 वेक्टर्स है, ट्रिपल एंस है, उसमें कहते हैं कौन सा सेट होगा हमारे पास डायरेक्शन एंगल ऑफ सिंगल वेक्टर का। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, हमने जिस तरह अभी पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो हमारे पास डायरेक्शन एंगल्स होते हैं वो ये आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब हमने उन तीनों चारों ऑप्शंस में से हमने ये देखना है कि हमारे पास 1 किस पे आ रहा है। तो वो उसका राइट ऑप्शन है हमारे पास 45, 45 और 90। ये कैसे है, देखो अगर हम अल्फा की जगह 45 लिख दें, इसमें बीटा की जगह भी 45 लिख दें और गामा की जगह 90 लिख दें तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। अब देखो cos स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास cos 45 1/√2 होता है,
कॉज यानी कि इधर भी हम √1/√2 लिख देंगे और कॉज 90 0 होता है। अब देखो हमारे पास ये आ जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, तो बाकी हमारे पास 1/2 + 1/2, तो ये हमारे पास हाफ प्लस हाफ ये इक्वल टू 1 होता है। अब 1 इज इक्वल टू, ये देखो ये सारी जब हमने सॉल्व की तो 1 के इक्वल कब आ रहा है, जब हमारे पास 45 और 90 लेंगे एंगल, तो इस तरह करके ये सॉल्व होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास v इज इक्वल टू AI + BJ + CK। अब हमने प्रोजेक्शन ऑफ v अलॉन्ग K, अब कोई वेक्टर नहीं दिया हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब हमने अलॉन्ग के फाइंड करना है। अब के फाइंड करना है तो हम क्या करते थे, जब इस तरह का केस हो हमने प्रोजेक्शन निकाले, दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, एक ये सारी टर्म है और दूसरी सिंपल के है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें पता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने इधर भी देखा आई को जे से, जे को जे से, तो इधर आई तो इधर है ही नहीं, तो मीन्स ये सारी टर्म जीरो होगी, बाकी सिंपल ये चीज़ दो चीज़ें रह जाएंगी। तो इधर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर इसका जो हमारे पास इधर 1 है तो ये सी आ जाएगा, ठीक हो गया, क्योंकि हम पोजीशन वेक्टर नहीं लिखते, जिस तरह इधर हमने के वगैरह आई जे वगैरह नहीं लिखा, सिंपल उसके साथ वाले जो टर्म कांस्टेंट होते हैं वो लिखते हैं। तो इधर भी हमारे पास जो कांस्टेंट है वो सी है, तो वो हमने लिख लिया। और डिवाइडेड बाय किससे करते हैं, अलॉन्ग जिसके होते हैं। अब अलॉन्ग हमारे पास के है और के एक पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर यानी कि इसका जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है, ये सॉरी, तो यूनिट वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो हमारे पास कितनी होती है, 1 के इक्वल होती है। तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो यही हमारा इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है 22 के हमारे पास एक ये वेक्टर दिया हुआ है और एक ये वेक्टर दिया हुआ है, वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर, हमने x की वैल्यू निकाली है सेम इसी तरह जिस तरह ये था, तो ये आप खुद भी ट्राई कर लो, मुझे उम्मीद है आप ये कर लोगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट 23, इसमें वो कहते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं i और i, ठीक है, और दरमियान में डॉट प्रोडक्ट है। तो जिस तरह मैंने पहले भी डिस्कस किया, जब डॉट प्रोडक्ट होगी तो हमारा आंसर आपने बस ये माइंड में रखना, कंफ्यूज नहीं होना कि हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ दो होंगे, या 1 या 0। तो अब हम इधर डिस्कस कर लेते हैं। अब इधर हमारे पास दरमियान में एंगल क्या है, हमारे पास 0, क्योंकि सेम है ना, तो यूँ समझ लो कि हमारे पास जिस तरह ये एक डायग्राम बनाए तो इधर एक्स एक्सिस पे आई होता है, एक हमारे पास ये पॉइंट है और एक ये है, तो दोनों के दरमियान अगर हम यानी कि एंगल डिस्कस करें तो वो 0 ही बन रहे हैं, ठीक हो गया। तो अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि अगर वो cos 0 है, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड और cos 0, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी 1 है, और cos 0 हमारे पास कितना होता है, वो भी 1 होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास 1 आ जाएगा। आगे हमारे पास 24 है, उसमें एंगल्स फाइंड करने वो भी सेम उसी तरह जिस तरह हम पीछे कर चुके हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास 25, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें डिस्कस करते हैं कि डायरेक्शन को साइंस ऑफ एक्स एक्सिस। देखो अब इसमें कहते हैं कि हमने ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जी है, लेट्स सपोज, तो इसमें वो डिस्कस करते हैं कि हमने एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को साइन से डिस्कस करने हैं। तो अब एक्स एक्सिस पे सिर्फ और सिर्फ एक्स पॉजिटिव होता है, यानी कि एक्स की वैल्यू होती है, और बाकी सारी यानी कि 0 0 होती हैं, तो इसकी जो डायरेक्शन को साइन आएंगे वो x1 आएगा, यानी कि कोई भी चीज़ आ सकती है, लेट्स सपोज 1 हो। अब क्योंकि डायरेक्शन को साइन उन सब को सम करें तो 1 के इक्वल आता है, तो जाहिर सी बात है कि x पे यानी कि बाकी सब तो 0 0 हैं, तो हमारे पास 1 कैसे आएगा, 1 वैसे ही आएगा अगर हमारे पास x1 हो, तो इसके जो डायरेक्शन को साइन है वो आ जाएंगे हमारे पास 1, 0, 0। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ r अलोंग x एक्सिस। अब देखो इसके वेक्टर है हमारे पास कोई और इसकी प्रोजेक्शन निकालनी है अलोंग x एक्सिस पे। तो अब देखो अलोंग x एक्सिस हमारे पास कौन सा वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर i होता है। तो अब हमने इस सारे को i से मल्टीप्लाई कर दिया, और i का मैग्नीट्यूड, ये भी एक यूनिट वेक्टर है हमारे पास, यानी कि इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो 1 है, तो 1 से डिवाइड कर दिया। तो अब क्योंकि आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हमारे पास a आ गया, बाकी इधर j भी नहीं है, k भी नहीं, तो वो सब टर्म जो है वो हमारे पास 0 आ जाएंगी, जिस तरह अभी हम पीछे कौन से a इस क्वेश्चन में करके आए हैं, ठीक हो गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास a आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि a और b हमारे पास पैरेलल है, तो a क्रॉस b हमने फाइंड करना है। देखो अगर वो पैरेलल है तो उनके दरमियान एंगल कितना होगा, 0, ठीक है, पैरेलल है ना। तो जब हमारे पास a क्रॉस b होता है, हमारे पास a भी साइन थीटा, और ये हमारे पास वो पोजीशन वेक्टर आ गया क्योंकि ये साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट है, तो साइन 0 है क्योंकि वो पैरेलल है, तो साइन 0 हमें पता है कितना होता है, 0, तो ये सारी टर्म जो हमारे पास 0 हो जाएगी, तो ये इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 28 है कि कम्यूटेटिव लॉ किस में होल्ड करता है, वेक्टर प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में, या फिर यानी कि नन ऑफ दिस, या फिर एक और ऑप्शन है इनर प्रोडक्ट में। तो देखो कि हमारे पास जो वेक्टर और क्रॉस है ये तो एक ही चीज़ है, बाकी रह जाता है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास डॉट प्रोडक्ट नहीं है। तो एक और नाम भी है डॉट प्रोडक्ट का, एक और नाम भी है, उसको हम कहते हैं इनर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट, ठीक हो गया। तो आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि डॉट प्रोडक्ट होता है तो इधर तो डॉट प्रोडक्ट है ही नहीं,
तो वो असल में इधर इनर प्रोडक्ट यूज़ होगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास 29 है। 29 में कहता है कि u क्रॉस v जो है हमारे पास माइनस इंटू वी क्रॉस यू। अब देखो उसने सिर्फ ये चीज़ गिवन दी हुई है कि ये किसके इक्वल होता है। जो हमारे पास जिस तरह हमने ये डिस्कस किया कि कम्यूटेटिव लॉ जो होल्ड करता है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट में होल्ड नहीं करता तो ये इसके इक्वल नहीं होगा। यानी कि अगर u डॉट v है, u क्रॉस v इज नॉट इक्वल टू v क्रॉस u। लेकिन अगर हम दरमियान में डायरेक्शन का सिर्फ फ़र्क होता है ना, तो अगर माइनस कर दे फिर वो इक्वल होंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह अगर हम ये बात करें कि a डॉट b इज इक्वल टू होता है हमारे पास b डॉट a के। ठीक हो गया। लेकिन क्रॉस के केस में ऐसा नहीं होता। क्रॉस के केस में हम ये नहीं कह सकते कि a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a, ये यूँ नहीं होता। लेकिन अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दे फिर ये इक्वल होता है। जिस तरह हमारे पास u क्रॉस v इज इक्वल टू माइनस इंटू वी क्रॉस u, तो ये इस तरह करके हमारे पास साथ नेगेटिव लगाना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 30 जो है हमारे पास, ये असल में कंसेप्चुअल एमसीक्यूज है। इधर स्पेस भी थोड़ी कम थी तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। उसके अलावा 31 है हमारे पास कि जे क्रॉस के। अब देखो जिस तरह वही चीज़ होगी कि अगर हमारे पास क्रॉस है तो हमारा जो आंसर है वो हमारे पास ये आई जे और के की फॉर्म में होगा। तो अगर हम अब जे और के दरमियान ये जे के ये यानी कि ये आपने सर्कल भी याद रखा होगा कि जे आई जे के यानी कि जे और के क्रॉस हो रहे हैं तो उसका आंसर आई में आएगा, आई और जे हो तो उसका आंसर के में आएगा, पोजीशन वेक्टर्स। तो अब इनका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 1 हो जाएगा और साइन 90, क्योंकि एंगल इस दोनों के दरमियान 90 है तो वो हमारे पास ये हमारे पास साइन 91 होता है। तो इनके जो मैग्नीट्यूड है वो 1 आ जाएंगे और आई जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास आई है। ठीक हो गया कि इनके दरमियान एंगल 90 कैसे आता है। ये यूँ आप जिस तरह आप डायग्राम वो भी बनी हुई है कि आई इधर हमारे पास जे और इधर के होता है, तो इनके दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास 90 होता है। तो ये थे 1 से लेकर 30 तक एमसीक्यूज। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं इससे ऑनवर्ड। तो इस तरह की हमारी जो सीरीज़ है ये होप सो कंप्लीट हो जाएगी आपके पेपर से पहले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह।